प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीन से आक्रमण का खतरा झेल रहे ताइवान ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ताइवान ने भारत में अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC नाम का यह कार्यालय मुंबई में खोला जाएगा। नई दिल्ली और चेन्नई में ताइवानी राजनयिक कार्यालय पहले से ही ऑपरेशनल है। ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं है, ऐसे में इनके राजनयिक कार्यालय को आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। हालांकि यहाँ सभी काम एक दूतावास के जैसे ही होते हैं। ताइवान के इस ऐलान से चीन के भड़कने की पूरी संभावना है। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है और किसी भी देश के साथ उसके संबंधों का विरोध करता है। भारत में ताइवान के प्रतिनिधि राजदूत बाओ शुआन गेरे ने कहा है कि हाल के वर्षों में चीनी गणराज्य ताइवान और भारत गणराज्य के बीच अर्थशास्त्र, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, संस्कृति, शिक्षा और पारंपरिक चिकित्सा सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। इसे देखते हुए ताइवान सरकार दोनों देशों के बीच आदान प्रदान और सहयोग को और गहरा करने के लिए मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC की स्थापना करेगी। यहाँ से ताइवानी नागरिकों और विदेशी नागरिकों को वीज़ा, एजुकेशनल, डॉक्यूमेंटेशन संबंधी सुविधा प्रदान की जाएगी। ताइवानी कार्यालय ने कहा कि चेन्नई में TECC की शुरुआत 2012 में की गई थी। भारत में निवेश करने वाले और कारखाने खोलने वाले ताइवानी बिजनेस में से 60% दक्षिण भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों को ताइवानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के निवेश से बहुत लाभ हुआ है। मुंबई में TECC की स्थापना से पश्चिमी भारत में भी इस तरह की प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। बयान में कहा गया कि भारत 2022 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस साल भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी बना है। अपने विशाल बाजार और व्यावसायिक अवसरों के साथ भारत वैश्विक उद्योगों के लिए प्रमुख निवेश स्थल के रूप में उभरा है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, देश के वित्तीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ का बंदरगाह भी भारत के व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अमेरिका, जापान, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने मुंबई में वाणिज्य दूतावास स्थापित किए हैं। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन के लगभग हर राष्ट्रपति ताइवान को ताकत के दम पर मिलाने की धमकी दे चुके हैं। वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ताइवान पर हमले की धमकियां देते रहते हैं। इसके बावजूद ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश होने का दावा करता है। ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में किसी ने मान्यता नहीं दी है। चीन दुनिया के किसी भी देश से ताइवान के संबंधों का पुरजोर विरोध करता रहता है। आइए हम खालिस्तानी आतंकवादी के बारे में बात कर लें। भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का कुख्यात सरगना गुरु पतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के हाईवे 101 पर उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि उसकी मौत की अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। बताया जाता है कि पन्नू लंबे समय से अंडरग्राउंड रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। उसे डर था कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, अवतार सिंह खांडा की तरह उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता था और खालिस्तान की स्थापना को लेकर डींगे हाँका रहता था। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2020 को UAPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है। जुलाई 2020 में पंजाब पुलिस ने अमृतसर और कपूरथला में पन्नू के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। पन्नू अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खालिस्तान को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता था। उसने अपने तथाकथित खालिस्तान में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी शामिल करने की धमकी दी थी। पन्नू के इशारे पर उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकवादियों ने दुनिया भर में हिंदू मंदिरों, भारतीय दूतावासों और नागरिकों को निशाना बनाया है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू अमृतसर के खानकोट गांव में पैदा हुआ था और बाद में कमाई करने विदेश चला गया और ISI के सहयोग से पंजाब में खालिस्तानी मुहिम को फिर से जिंदा करने की कोशिश में था। उसने विदेशों में रहने वाले सिखों को बरगलाकर खालिस्तान के पक्ष में भड़काया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी ISI से मिले पैसों से भारत में हिंसा फैलाने की साजिश भी रची। आइए अब नीदरलैंड के बारे में बात कर लें। नीदरलैंड सरकार अगले साल तक स्कूलों में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली है। उनका मानना है कि ये चीज़ें छात्रों की पढ़ाई में बाधा बन रहे हैं, जिस वजह से उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। स्कूल अधिकारियों से इस मामले में अभिभावकों और शिक्षकों से सहमति जुटाने के लिए कहा गया है। नीदरलैंड सरकार ने कहा कि पढ़ाई के बीच मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इसका परिणाम तेज़ी से बढ़ रहा है। इन उपकरणों के कारण छात्र ध्यान केंद्रित करने में कम सक्षम होते हैं, जिसका प्रभाव सीधे उनके प्रदर्शन पर पड़ता है। इसी वजह से 1 जनवरी 2024 से स्कूलों में मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और टैबलेट की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने इस पर अभिभावक और शिक्षकों को इस मामले में सहमत होने के लिए अक्टूबर तक का समय दिया है। नीदरलैंड के शिक्षा मंत्री रॉबर्ट डिक ग्राफ ने बताया कि इस फैसले से सांस्कृतिक परिवर्तन आएंगे। इससे पहले फ्रांस ने 2018 में ऑनलाइन धमकियों को रोकने के लिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
यूके ने भी इस तरह के प्रतिबंध को सही बताया था। यूके के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिकांश स्कूलों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पहले से ही प्रतिबंधित है। आइए हम जर्मनी के बारे में बात करें। किसी देश के सेंट्रल बैंक को बेल आउट की जरूरत पड़ी हो, ऐसी खबर आम नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति जर्मनी में आ सकती है। खबर है कि गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे इस देश के सेंट्रल बैंक बुंदेस बैंक को यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बॉन्ड खरीद प्रोग्राम के कारण भारी नुकसान हुआ है, इसलिए उसे बेल आउट की जरूरत पड़ सकती है। जर्मनी के संघीय ऑडिटर ने यह चेतावनी दी है। ऑडिटर के मुताबिक बुंदेस बैंक को 650 बिलियन यूरो से अधिक का नुकसान हो चुका है, इसलिए इस बैंक को पूंजी देने की जरूरत पड़ सकती है। उस हालत में जर्मन सरकार के अपने बजट से सेंट्रल बैंक को धन आवंटित करना होगा। इस खबर से जर्मनी में चिंता गहरा गई है। जर्मनी यूरोपियन यूनियन के तहत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से वहाँ आर्थिक संकट गहराता चला गया है। जर्मनी आधिकारिक रूप से मंदी का शिकार हो चुका है। इस बीच गुजरे महीनों में वहाँ उद्योगों के बंद होने की खबरें लगातार आई हैं। ईसीबी ने कुछ समय पहले पब्लिक सेक्टर परचेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक यह उसी तरह की योजना है जैसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन में अपनाई गई थी, जिसके तहत बड़े पैमाने पर मुद्रा की छपाई की गई थी। ईसीबी ने इस योजना के तहत यूरो की छपाई करके वित्तीय बाजार में इस मुद्रा की उपलब्धता बढ़ा दी। इस कारण बॉन्ड खरीदने की होड़ लग गई। चूँकि नए बॉन्ड्स बाजार ब्याज दर अधिक है, इसलिए पुराने बॉन्ड बेचने की होड़ लगी। इस कारण बुंदेस बैंक के बॉन्ड्स की कीमत बाजार में गिर गई और उसे भारी नुकसान हुआ। हाल ही में ब्रिटिश अखबार डेली टेलीग्राफ ने इस बारे में रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईसीबी के जो बॉन्ड बुंदेस बैंक के पास है, उन पर उसे 1 बिलियन यूरो से अधिक का नुकसान हो चुका है। पिछले साल ब्रिटेन में जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें बढ़ाई थी, तब निवेशकों ने ब्रिटिश सरकार के पुराने बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए थे। इससे ब्रिटिश सरकार गहरे संकट में फंस गई थी। अब उससे ही मिलता जुलता संकट बुंदेस बैंक के लिए खड़ा हो गया है। जर्मन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट जो आखिम नागेल ने इस वर्ष मार्च में चेतावनी दी थी कि बुंदेस बैंक के मुनाफा नुकसान खाते पर बोझ बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में यह बोझ के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की आशंका है। उन्हें कहा था कि बनने रहने के लिए हालत के बीच बुंदेस बैंक के पास मौजूद 19.2 बिलियन यूरो का आपातकालीन कोष आने वाले वर्षों में चूक जाएगा। अति आपातकाल के लिए बुंदेस बैंक के पास $2.5 बिलियन का एक अतिरिक्त कोष है, लेकिन यह भी संकट की गंभीरता को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। नागेल ने कहा था कि आपातकालीन कोष से बुंदेस बैंक इस वर्ष तो अपना काम चला लेगा, लेकिन आने वाले वर्षों में नुकसान की खुद भरपाई करना उसके वश में नहीं रहेगा। जानकारी के मुताबिक बीते 3 महीनों में संकट और गहरा गया है, इसलिए अब ऑडिटर ने आगाह किया है कि बुंदेस बैंक को बेल आउट की। आइए हम चीन के बारे में बात कर लें। पश्चिमी देशों से बढ़ते प्रेशर के बीच चीन अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में आता जा रहा है और चीन ने अमेरिका और यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी पर जैसे को तैसे व्यापार युद्ध को आगे बढ़ाते हुए 2 धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने जिन धातुओं पर प्रतिबंध लगाया है, उन धातुओं का सेमीकंडक्टर निर्माण, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण में अहम इस्तेमाल होता है और उन धातुओं के बिना इनका निर्माण हो ही नहीं सकता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि गैलेनियम और जर्मेनियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और 1 अगस्त से ये दोनों धातु चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए निर्यात नियंत्रण के अधीन होंगे। बयान में कहा गया कि दोनों धातुओं के निर्यातकों को अगर वे देश से बाहर भेजना शुरू करना चाहते हैं या जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें वाणिज्य मंत्रालय से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और उन्हें देसी खरीदारों उनके आवेदनों का विवरण देना होगा। यानी सरकारी आदेश के बाद इन 2 धातुओं का निर्यात हो सकता है, अन्यथा नहीं। चीन क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप निर्माण तक हर चीज़ में तकनीकी प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहा है। चीन को बढ़त हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका ने तेज़ी से आक्रामक कदम उठाए हैं और यूरोप और एशिया में सहयोगियों से भी ऐसा करने का आह्वान किया है, जिसमें कुछ सफलता भी मिली है। अमेरिका ने चीन को टेक्नोलॉजिकल मदद देनी बंद कर दी है, जिससे चीन का चिप उत्पादन ही डगमगाया गया है, जिसके बाद चीन बौखलाया हुआ है। चीन की दुर्लभ धातुओं को लेकर निर्यात सीमाएं ऐसे समय में आ रही है जब दुनिया भर के देश अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को विदेशी उपकरणों पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। चीन गैलेनियम और जर्मेनियम जो दुर्लभ धातु हैं, उनका प्रमुख वैश्विक उत्पादक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं, रक्षा उद्योग और डिस्प्ले के लिए किया जाता है। गैलेनियम और जर्मेनियम कई यौगिक अर्धचालकों के उत्पादन में भूमिका निभाते हैं, जो ट्रांसमिशन गति और टेक्नोलॉजी में सुधार के लिए कई तत्वों को जोड़ते हैं। चीन का यह कदम उस वक्त आया जब पिछले महीने भारत और अमेरिका के बीच चिप उत्पादन को लेकर अहम डील की गई थी, जिसके तहत भारत में चिप का उत्पादन किया जाएगा। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका की दिग्गज चिप उत्पादक कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी को भारत में निवेश करने की इजाज़त दी थी। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस डील का मकसद ही चिप उत्पादन में चीन के बढ़ते कदम को रोकना है। इसके बाद माना जा रहा है कि चीन आने वाले वक्त में भारत को चिप उत्पादक देश बनने से रोकने के लिए कई कदम और उठा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।